दोस्तों, मैं सुनील गोदारा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपके सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है जिसका टाइटल है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पीछे हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है, उसमें हमने कुछ सामान्य जानकारियाँ देखी थी। और आज की क्लास में हम देखेंगे जो टर्मिनोलॉजी होती है, यानी जो प्लांट पैथोलॉजी से जुड़े कुछ शब्द होते हैं वे क्या होते हैं, और वह शब्द आपके आगे जब भी आप प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको बहुत जो यूज़ आएंगे और बहुत महत्वपूर्ण भी है। और वो आपको जो छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके बीएससी में, जो एक एक डेढ़ डेढ़ नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी परिभाषा के रूप में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। और ज़्यादा क्लासें नहीं, या तो 10 या 15 क्लासों में पूरा कोर्स कंप्लीट करवा रखा है। आप सारी क्लासें वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी आपके कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम कुछ शब्दावली यानी पौध रोग विज्ञान, रोगोत्पत्ति में शब्द और अवधारणा, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको जब तक आप प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे ये शब्द आपको बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं और बहुत जगह उपयोगी, यानी आप इन शब्दों का उपयोग भी करेंगे और सामान्य जीवन में भी आप इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। जिनमें पहला आता है परजीवी यानी पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है कि एक जीवित जीव के अंदर या बाहर रहने वाले जीव जो मेजबान से अपना आहार प्राप्त करते हैं। इन्हें परजीवी वे जीव होते हैं जो जैसे मेजबान का क्या मतलब होता है, जो सजीव यानी जो पौधा होता है उसके अंदर या बाहर रहकर जो अपना जीवन यापन करते हैं या उसी से परजीवी के रूप में अपना जो आहार है वह ग्रहण करते हैं, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। और पैथोजन क्या होता है, जो रोगजनक होता है जिससे रोग उत्पन्न होता है वह रोगजनक होता है। यानी वह जीवित इकाई या सामान्यतः एक सूक्ष्म जीव जो पौधे में रोग उत्पन्न कर सकती है। यानी ये एक सामान्यतः जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे जीव होते हैं, वो पौधे में जब रोग उत्पन्न करते हैं तो उन्हें तो पैथोजन या रोगजनक भी कह सकते हैं। जैसे एन एंटिटी यूजली ए माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कैन क्यूज डिजीज इन ए प्लांट। यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह जो रोग का संचरण करते हैं या रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बायोट्रोपी यानी जो जैव परजीवी, यानी एक पौधे का रोगजनक कवक जिसे जीवित मेजबान कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, अर्थात ये अनिवार्य परजीवी होते हैं। यानी बायोट्रोपी में क्या होता है कि जो बाहरी जो रोगजारक होता है या जिसे रोगजनक कहते हैं वह क्या होता है कि उसका आहार क्या होता है कि जो जीवित कोशिकाएं होती है वह उन्हें ही खाकर मतलब अपना जीवन यापन करता है। वह यदि कोई उसे जीवित कोशिकाएं उपलब्ध नहीं होगी तो वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। यदि उसे जीवित कोशिकाएं मिलेगी केवल वह जीवित कोशिकाओं को अपने आहार के रूप में ग्रहण करता है। और अगला आता है कि जो हीमीबायोट्रोफी होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो रोगजनक होता है वह जो मतलब पौधा होता है उससे जीवित कोशिकाओं को भी आहार के रूप में खाता है और जो मृत कोशिकाएं होती हैं उन्हें भी आहार के रूप में खाता है। जैसे अब हम देखेंगे ये एक पौधे का रोगजनक कवक जिसे प्रारंभ में जीवित मेजबान कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन मेजबान कोशिकाओं को मरने के बाद वह मृत और मरती हुई कोशिकाओं पर बढ़ता है। यानी यह जीवित और मृत दोनों कोशिकाओं को अपने आहार के रूप में लेता है। ऐसा नहीं है कि जब पौधे में जीवित कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो वह जो परजीवी या रोगजनक है वह भी नष्ट हो जाए, इसमें ऐसा नहीं होता है। जबकि वो जो बायोट्रोपी था उसमें वह परजीवी आते हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं का भक्षण करते हैं। जब कोशिकाएं जीवित नहीं रहती है तो वे भी जीवित नहीं रह पाते हैं। इसमें जीवित और मृत दोनों कोशिकाओं का आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। ये नेक्रोट्रोपी में क्या होता है कि जो मृत कोशिकाएं होते हैं उनका भक्षण रोगजनक अपने आहार के रूप में करते हैं। इसमें जीवित कोशिकाओं को जो रोगजनक है वे नहीं खाते हैं। जैसे एक रोगजनक कवक जो मेजबान को मारकर या मरती हुई मृत कोशिकाओं को जीवित रहता है, यानी ये अपनी जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनके आधार पर ये अपना जीवन यापन करते हैं और जीवित रहते हैं। और अगला आता है रोगजनकता यानी पाइथोजेनेसिटी।
रोगजनक के रोग उत्पन्न करने की क्षमता, यानी जो रोगजनक होता है उसमें कितनी क्षमता हो कि वह अपना जो पौधे में जब रोग का कितना प्रभाव होता है, उसकी जो रोगजनक है उसकी क्षमता के बारे में जो क्षमता होती है उसे पाइथोजेनेसिटी कहते हैं। और रोगोत्पत्ति यानी जो पाइथोजेनेसिस यानी जो रोग की उत्पत्ति होती है रोगजनक के द्वारा, जैसे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक संक्रामक एजेंट यानी रोगजनक संवेदनशील मेजबान से संपर्क करने पर रोग उत्पन्न करता है। यानी जो पौधा होता है उसके जो होस्ट होता है जिसे हम पौधे को रोग ग्रसित करते हैं, जो रोग ग्रसित करते हैं उसे होस्ट भी कह सकते हैं। और जिसके संपर्क में जो रोगजनक आता है और उससे जब वह रोग उत्पन्न होता है, वो पौधा वह रोग से ग्रसित हो जाता है, तो उसे रोगोत्पत्ति कहते हैं या पाइथोजेनेसिस कहते हैं। और अगला आता है विरुलेंस, यानी रोगजनक के संक्रमण क्षमता का स्तर, यानी किसी विशेष रोगजनक की कोई विशेष रोगजनक है उसकी संक्रमण क्षमता कितनी है और कितना स्तर है, इसके बारे में कहा गया। इन्फेक्शन यानी संक्रमण, परजीवी का मेजबान पौधों में प्रवेश और स्थापना। यानी इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है कि जो रोगजनक होता है या जो परजीवी होता है वह पौधे में यानी जो होस्ट होता है या पौधे में प्रवेश करता है और उसके अंदर प्रवेश करके अपने को सुव्यवस्थित स्थापना करता है या खुद स्थित होता है और अपने जो प्रजनन की क्रिया है उसको भी बढ़ावा देता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होकर पौधा रोग ग्रसित हो जाता है। इन्फेक्शन भी दो टाइप का होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या होता है कि जैसे एक कोई परजीवी या रोगजनक है और जब वह पौधे के सीधे संपर्क में आकर रोग ग्रसित करता है तो उससे कहते हैं प्राइमरी जो इन्फेक्शन होता है वो। और जब कोई जैसे ये एक वायरस है और ये एक पौधा है, जब ये दोनों एक दूसरे को जब ये वायरस इसे संक्रमित करेगा तो ये होगा प्राइमरी इन्फेक्शन, और जब इस पौधे से जो वायरस है दूसरे पौधे पर जाएगा तो ये होगा सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन में अंतर है। जैसे पौधे का पहला संक्रमण जो रोगजनक के शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन काल में जीवित रहने के कारण होता है। और अगला आता है इंक्यूलियम। इंक्यूलियम का होता है कि जैसे ये एक वायरस है और ये एक पौधा है कि जो रोगजनक का वह हिस्सा जो पौधे के में स्थानांतरित होता है जो और रोग उत्पन्न करता है, यानी जो पौधा है इसके संपर्क में रोगजनक का कौन सा भाग आता है और वैसे रोग ग्रसित करता है। जैसे ये वायरस यहाँ पे आएगा तो इसका ये वाला भाग इसके जो पौधे के संपर्क में आएगा और इस पौधे में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करेगा, तो ये इसका इंक्यूलियम वाला भाग हो गया। और अगला आता है आक्रमण यानी इन्वेजियन। आक्रमण क्या होता है कि जब रोगजनक का मेजबान में प्रवेश और प्रसार, यानी जब जो रोगजनक होता है जो पाइथोजेनस होता है वह जो पौधे होते हैं या होस्ट होते हैं उसमें प्रवेश करता है और अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रसार करता है, इसे ही हम आक्रमण कहते हैं। और कृषि उपनिवेश यानी कॉलोनाइजेशन क्या होता है कि जब संक्रमण हो जाता है या पौधे में जो रोगजनक वह प्रवेश कर लेता है और बाद में अपने प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाकर एक कॉलोनी बना लेता है, उसे ही कॉलोनाइजेशन कहते हैं। जैसे संक्रमण स्थापित करने के बाद रोगजनक विशेष रूप से एक कवक और मेजबान में बढ़ना, इन्हें एक कवक या का मेजबान में बढ़ना ही कॉलोनाइजेशन कहलाता है। और अगला आता है इनक्यूलम पोटेंशियल, यानी वह मात्रा या सीमा जिसमें कवक मेजबान में उपनिवेश बनाने के लिए उपलब्ध होता है। यानी इसमें क्या होता है कि एक मात्रा या सीमा होती है जब तक वह जो उपनिवेश बनाने के लिए उपलब्ध होता है, यानी अपनी जो कॉलोनी बनाने के लिए उपलब्ध होता है, इसे हम इनक्यूलियम पोटेंशियल कहते हैं। और अगला आता है कि जो सिम्टम यानी जो लक्षण होते हैं, जैसे कोई पौधे में रोग हो गया तो वह अपनी जो प्रतिक्रिया रहती है, जो पौधे की प्रतिक्रिया रहती है, जैसे पौधा मुरझा जाता है, पौधे की जो उपापचय क्रिया होती है वह प्रभावित होती है, या पौधे का जो उत्पादन होता है वह भी कम हो जाता है। इसे जो लक्षण होते हैं जो रोग के दौरान या रोग होने के बाद प्रतिक्रिया होती है पौधे की, उसे लक्षण कहा जाता है। जैसे रोग के परिणाम स्वरूप पौधे की बाहरी और आंतरिक प्रतिक्रियाओं या परिवर्तन, यानी जो पौधे में जो बाद में रोग होने के बाद जो परिवर्तन देखे जाते हैं उसे ही सिम्टम या लक्षण कहते हैं। इंक्यूबिएशन पीरियड यानी जो रोगजनक के मेजबान में प्रवेश और पौधे पर पहले लक्षणों की उपस्थिति के बीच का समय। जैसे कि जो रोगजनक होता है वह पौधे में प्रवेश करता है,
खुद को वहाँ पे स्थापित करता है, फिर अपनी संख्या को बढ़ाता है, ऐसे करके वह एक कॉलोनी बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, तब वह पौधा धीरे धीरे अपने जो रोग के लक्षण है वह प्रकट करता है। जब पौधे में जो रोगजनक प्रवेश करता है, तब से लेकर जब तक वह अपना रोग का जो लक्षण प्रकट करता है, उसके जो बीच का समय होता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और अगला आता है कि जो डिजीज साइकिल यानी रोग चक्र। रोग चक्र में क्या होता है, रोग के विकास में शामिल घटनाओं की श्रृंखला। यानी जो रोग होता है वह भी अलग अलग स्टेज होती है, उसमें भी अलग अलग स्टेज पर, मतलब हर रोग अलग अलग स्टेज पर घातक होता है या उसके जो संख्या होती है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। ये शामिल घटनाओं की श्रृंखला होती है। अगला आता है रोग सिंड्रोम यानी डिजीज सिंड्रोम। वह लक्षणों का समूह जो किसी रोग को विशिष्ट बनाते हैं और सामूहिक रूप से सिंड्रोम कहा जाता है। यानी किसी रोग को कुछ लक्षण अन्य रोगों से अलग बनाते हैं, या एक तरह से कहें कि लक्षणों का समूह जो किसी रोग को विशिष्ट यानी मुख्य बनाता है। कि ये जैसे गेहूं का कोई रोग है जो जिसमें जो लक्षण होते हैं वह उसे जो गेहूं का मुख्य रोग या विशिष्ट रोग बनाते हैं, उसे ही डिजीज सिंड्रोम कहते हैं। और अगला आता है कि जो सिंगल साइकिल डिजीज यानी एकल चक्कर रोग। ये रोग वे रोग होते हैं जो एक फसल या एक मौसम में होते हैं और उस फसल के साथ वे जो वायरस या जो कवक होते हैं वह बीमारी जो रोग होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। और बहुचक्कर में क्या होता है कि जो मतलब जैसे इस साल आपने गेहूं बीजे, जिसमें जो गेहूं में जो रोग हुए वह अगले साल भी उसी गेहूं की फसल में रोग होना तय है। जैसे कि एकल चक्कर रोग देखेंगे, वे रोग जो रोग जनकों द्वारा उत्पन्न होते हैं जो केवल एक ही फसल मौसम में एक ही जीवन चक्र पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राई का धुंधला मुरझाना, क्रूसीफेरी की क्लब रूट और बैंगन का स्क्लेरेटिनिया ब्लीट। ये कुछ मुख्य रोग हैं जो एकल चक्कर रोग में आते हैं। उदाहरण आपको याद रखने, उदाहरण भी पूछ सकता है। और बहुचक्कर रोग में क्या क्या है कि जैसे वे रोग जो रोग जनकों विशेष रूप से कवकों द्वारा उत्पन्न होते हैं जो एक फसल मौसम में कई जीवन चक्र पूरा कर सकते हैं। जैसे गेहूं का रस्ट, चावल का विस्फोट और आलू का देर से ब्लीट। ये उदाहरण है, उदाहरण आपको याद करने। और अगला आता है कि विकल्पित मेजबान यानी अल्टरनेट होस्ट। वे पौधे जो परजीवी कवक के मुख्य मेजबान से संबंधित नहीं होते हैं, जहाँ ये अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए विभिन्न चरण उत्पन्न करते हैं। और अगला आता है सहायक मेजबान यानी कोलेट्रियल होस्ट। वे जंगली मेजबान जो पौधे जो रोगजनक के समान परिवार से संबंधित होते हैं, जिन्हें सहायक मेजबान कहा जाता है। ये आगे जितनी भी जो परिभाषाएं हैं या शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी है, वे ज़्यादा मोस्ट नहीं है, आपको केवल इन्हें एक दो बार पढ़ लेना है। कि जो सहायक मेजबान क्या होते हैं कि जो रोगजनक होते हैं उनकी जो परिवार होता है यानी जो उनकी फैमिली होती है वह तो समान होती है, लेकिन जो उनका जो जंगली मेजबान जो यानी जो होस्ट होते हैं उनमें वह अपना रोग उत्पन्न करते हैं, इसे ही मेजबान या सहायक मेजबान कहा जाता है। और अगला आता है कि जो प्रवृत्ति यानी किस रोग की किसी रोग को उत्पन्न करने के लिए रोगजनक की क्या प्रवृत्ति होती है। यानी वह प्रभाव जो एक या अधिक पर्यावरणीय कारक पौधे को रोगजनक के हमले के लिए संवेदनशील बनाता है। यानी पर्यावरणीय कारक आते हैं जिनमें जो रोगजनक होता है उसके हमले के प्रति पौधों को संवेदनशील बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि जब जो रोगजनक होता है उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है वह प्रभावी हो जाती है। अगला आता है जैविक नस्ल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फाइजियोलॉजिक रेस। सूक्ष्म जीवों का एक समूह जो रूपरेखा में समान होते हैं लेकिन कुछ सांस्कृतिक, शारीरिक और रोगात्मक गुणों में भिन्न होते हैं। यानी जो सूक्ष्म जीवों का जो समूह होता है वह रूपरेखा यानी दिखने में तो एक जैसा होता है, लेकिन जो सांस्कृतिक या जो उनके शरीर की जो बनावट होती है या अपने जो रोगों का जो प्रभाव होता है वह भिन्न भिन्न होता है या अलग अलग होता है, जिसे हम फाइजियोलॉजिक रेस कहते हैं या जैविक नस्ल भी कह सकते हैं। और अगला आता है कि जो जैव समूह यानी बायोटाइप। प्रजाति के भीतर सबसे छोटा रूपात्मक इकाई जिसके सदस्य आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। यानी प्रजाति के भीतर एक जो छोटा रूपात्मक इकाई होती है जो सदस्य की आनुवंशिक रूप से समान होती है। यानी जो आनुवंशिक यानी जो जेनेटिक जो होते हैं वह उससे समान होते हैं। और अगला आता है सहजीवन। सहजीवन क्या होता है कि दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच परस्पर लाभकारी संबंध। यानी दो परजीवी होते हैं। जैसे कोई पौधे का जो परजीवी है तो
उसमें वे सहजीवन में क्या मतलब होता है कि जिससे पौधे को भी उस परजीवी से लाभ होता है और उस परजीवी को पौधे से भोजन मिलता है या उससे भी लाभ होता है, तो उसे कहते हैं सहजीवन, यानी साथ साथ चलने वाला जीवन। और अगला आता है आपसी लाभ, यानी इसमें जो दो जीव होते हैं उनको दोनों में के बीच सहजीवन चलता है और दोनों का ही परस्पर जो लाभ होता है या लाभकारी होते हैं, एक दूसरे को समर्थन करते हैं, यानी इसमें दोनों का जो दो जीव होते हैं दोनों का लाभ होता है। और विरोध में क्या होता है कि दो जीव या दो से अधिक जीवों का जो समूह होता है उनमें आपस में विरोध होता है, भले वो आहार के लिए हो भले वो और अन्य किसी चीज़ के लिए हो, उनमें विरोध होता है उनमें, जिसमें एक दूसरे की गतिविधि या वृद्धि को दबा देता है। यानी जैसे एक कोई समूह है जिसमें अगर उसकी वृद्धि होती है तो दूसरे जो समूह होता है उसमें वृद्धि कम हो जाती है और या उसे दबा देता है। और अगला आता है परिवर्तन, यानी म्यूटेशन। ये आपने पहले भी जब जेट का पेपर दिया था तब आपने ये पढ़ा होगा कि जब व्यक्ति के में जो नए लक्षण अचानक प्रकट होना जो गुणसूत्रों में मौजूद जीनों के आकस्मिक परिवर्तन का कारण है, यानी किसी व्यक्ति में कोई लक्षण है जो नए हैं और वे अचानक प्रकट होते हैं तो उससे जो परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। अगला आता है रोग या डिजीज। डिजीज क्या होता है कि किसी पौधे या पौधे के अंगों को सामान्य स्वास्थ्य या शारीरिक क्रियाओं या कार्यों में कोई भी विचलन जिससे रोग माना जा सकता है, यानी जो पौधे की जो सामान्य क्रिया होती है, यानी जो उपापचय क्रिया होती है या अपनी जो शारीरिक वृद्धि होती है या जो उसका जो सामान्य स्वास्थ्य होता है उसमें प्रभावित करना या उसे विचलित करना, ये रोग कहलाता है या डिजीज कहलाता है। ये परिभाषा मोस्ट है, ये आपको पक्का 1 नंबर वाले जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछी जाएगी। और अगला आता है क्रॉप डैमेज, यानी फसल क्षति। फसल के नुकसान के कारण उत्पादन की गुणवत्ता या मात्रा में कमी होती है या राजस्व की हानि होती है, यानी जब फसल की क्षति होगी तो सामान्य सी बात है कि उसमें जो फसल की उत्पादन क्षमता या उत्पादन है उसमें भी कमी होगी और जो गुणवत्ता या मात्रा में भी कमी होगी और जो राजस्व है उसकी भी हानि होगी। अगला आता है डेफिशिएंसी, यानी कमी। जब वह असामान्यता या रोग जो एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों की कमी या अपर्याप्त उपलब्धता के कारण होता है, यानी कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो किसी पोषक तत्व की कमी से भी हो सकते हैं, जैसे धान का खेरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। और भी अनेक से ऐसे रोग हैं जो कि पौधे में पोषक तत्व की कमी से होते हैं। ये जो पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हैं ये हम सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट में इसकी क्लास हो चुकी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें भी हम आगे जब क्लासें होंगी उसमें देखेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल आपको परिभाषा देखनी की डेफिशिएंसी क्या होती है, यानी जो पोषक तत्व की कमी से रोग होते हैं उसे डेफिशिएंसी कहते हैं। और ये जो आपकी जो छोटी सी क्लास थी कि जो शब्दावली यानी जो टर्मिनोलॉजी है ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपने साथ साथ नोट्स भी बना लिए होंगे। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें ताकि अगली वीडियो आपको जल्द ही मिले। और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वह भी अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।